दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिमांशु आपको सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बैलों की कथा। इसका पहला भाग आप सुन चुके हैं और अब तक आप जान चुके हैं कि दोनों बैल हीरा और मोती, जिन्हें उनके मालिक झूरी काछी ने कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल भेजा था अपने साले गया के साथ। ये दोनों जब झूरी काछी के साले गया के गांव पहुंचते हैं तो इन्हें एक गलत फहमी रहती है कि इन्हें बेच दिया गया है और दोनों बहुत दुखी हैं। रात को ये दोनों अपने अपने पगहे को तुड़ाकर वापस झूरी काछी के गांव भाग आते हैं और झूरी काछी अगली सुबह जब इन दोनों को आया देखता है तो खुशी से झूम उठता है, भाव विह्वल हो जाता है। लेकिन इसके उलट झूरी काछी की पत्नी बहुत नाराज़ होती हैं और इन दोनों को खाना वगैरह देने से मना कर देती हैं। मजूर को इंस्ट्रक्शंस दे देती हैं, ताकीद कर देती हैं कि इन दोनों बैलों को सिर्फ सूखी घास डालो, बस कोई और चिकनाई नहीं, कुछ और उसके साथ मत दो। मजूर को झूरी काशी ने कहा कि भाई कुछ अच्छा सा इन्हें खाने को दे दो, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते इनकी नाद में। लेकिन मजूर जो उनकी पत्नी से डरा हुआ है वो भी मना कर देता है कि नहीं, मालकिन तो मार ही डालेंगी। बहुत ही रोचक कहानी है। आइए सुनते हैं आगे इन दोनों बैलों के साथ क्या होता है। कहानी के दूसरे भाग में दो बैलों की कथा पार्ट 2। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खल्ली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो वो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं तो एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को फिर वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन
मोती ने मूक भाषा में कहा। अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते गए। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। फक! सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा
और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोस्तों, इस कहानी में आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी 2 बैलों की कथा का भाग 2। जल्द ही मिलूंगा। कहानी बहुत रोमांचक है, मुझे भी आगे जानने की उत्कंठा है। मिलता हूं कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखें, बने रहें। धन्यवाद।